नमस्कार साथियों। आपने आज से ठीक 12 साल पहले दिल्ली में हुए निर्भया रेप एंड मर्डर केस के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कैसे दिल्ली की सुनसान सड़कों पर एक चलती बस में एक लड़की के साथ 6 हैवानों ने पूरी रात बलात्कार किया। इस रेप और हत्याकांड ने दिल्ली समेत पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया था और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश को शर्म से अपना सर झुकाना पड़ा कि आज भी हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो चलिए इस केस को शुरू से समझते हैं और हमारी कहानी का आगाज करते हैं। वेलकम टू क्राइम दी एंड। मैं जेपी सार और आप देख रहे हैं निर्भया रेप एंड मर्डर केस। आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का एक थाना लगता है वसंत विहार थाना। वसंत विहार थाने में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम होता है ज्योति सिंह, जिसे आज हम निर्भया के नाम से जानते हैं क्योंकि निर्भया ज्योति का बदला हुआ नाम था। निर्भया का एक दोस्त होता है अवनिंद्र प्रताप पांडे। निर्भया का जन्म होता है 10 मई साल 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग रखती थी। उसके पिता बद्रीनाथ सिंह जो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश का जिला लगता है बलिया। वहाँ के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और उसकी निर्भया की मां का नाम होता है आशा देवी जो एक हाउसवाइफ थी। उस समय वो दिल्ली के पालम एरिया में रहा करते थे। जो निर्भया के पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करने और उन्हें अच्छी स्कूली शिक्षा देने के लिए वो डबल शिफ्ट की नौकरी किया करते थे। पिता बद्रीनाथ का सपना था एक गवर्नमेंट शिक्षक बनने का, लेकिन पिता का परिवार इतना सक्षम नहीं था कि उनका शिक्षा का जो खर्च है वो उठा सकें। अब पिता बद्रीनाथ चाहते थे कि जो कष्ट उन्होंने उठाया वो अपने बच्चों को उस कष्ट से नहीं गुजरने देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी ज्योति को हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद दिल्ली भेज दिया और वहां वो पीएमटी की तैयारी शुरू कर देती हैं। लेकिन ज्योति पीएमटी की परीक्षा में फेल हो जाती है। ज्योति फिजियोथेरेपी में आगे की पढ़ाई के लिए वो देहरादून के एक फिजियोथेरेपी संस्थान में एडमिशन ले लेती है। साल 2012 के अंत तक ज्योति वापस दिल्ली लौट आ जाती हैं और गुरुग्राम में स्थित एक फिजियोथेरेपी संस्थान में अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में वो दाखिला ले लेती है, एडमिशन लेती हैं। ज्योति का दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर, वहाँ का वो रहने लगता है। बाद में वो दिल्ली आ जाता है और दिल्ली के बेसराय इलाके में वो रहने लगता है। तारीख होती है 16 दिसंबर साल 2012 की। वो रात निर्भया यानी ज्योति सिंह अपने दोस्त अवनिंद्र पांडे के साथ दक्षिणी दिल्ली का एक थिएटर होता है साकेत थिएटर, वहां से वो एक फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद अपने घर लौट रही थी। वो दोनों मुनरिका से द्वारका जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो ऑटो रिक्शा वालों ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया था। उस वक्त रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। तभी तभी एक बस वहां आकर रुकती है जिसमें से एक सफेद टी शर्ट पहने एक लड़का आवाज दे रहा था, मानो वो सवारियों का इंतजार कर रहा था। निर्भया और अवनिंदर ने देखा कि बस में 5-6 लोग और बैठे थे, तो शायद वो पैसेंजर ही होंगे। ऐसा सोचकर दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं। उस बस पर यादव नाम लिखा था और बस के पर्दे पीले और हरे रंग के थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि बस गलत रास्ते पर चल रही है, तो उन्होंने बस ड्राइवर से कहा कि भैया आप उस दिशा में नहीं जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं, यानी कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। उनमें से एक जना उठकर खड़ा होता है और ज्योति और उसके दोस्त के पास आकर उन्हें चुपचाप बैठे रहने के लिए कहता है। अवनिंदर उसका विरोध करता है। तभी वो लड़का अवनिंदर को एक थप्पड़ मारता है और उसके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देता है। तभी उसके बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। बस का ड्राइवर भी उनके साथ होता है क्योंकि वो कुल 6 जने होते हैं और सभी के सभी नशे में धुत थे। इसलिए अवनिंदर को उन्होंने दबोच लिया और अब ज्योति यानी निर्भया के साथ वो जबरदस्ती करने लगते हैं।
ज्योति जब उनका विरोध करती तो उसके साथ भी वो मारपीट करते और अब वो सारे लोग ज्योति के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार करते हैं। अब वो आरोपी उस बस को पूरी रात दिल्ली की सुनसान सड़कों पर घुमाते रहते हैं और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहे थे। ज्योति ज्योति के ज़्यादा विरोध करने पर उन लोगों ने ज्योति के प्राइवेट पार्ट में एक लोहे का सरिया तक घुसा दिया था, जिसकी वजह से ज्योति दर्द से तड़पने लगती है। लेकिन उन हैवानों को ज्योति पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। जब ज़्यादा खून बहने लगता है तो उन लोगों ने निर्भया के कपड़ों से ही बस पर जो खून लगा था बस में, उसे कपड़ों से ही उस खून को वो साफ करने लगते हैं और सुबह के तकरीबन 5 से 5:30 के बीच वो हैवान उन दोनों को महिपाल इलाके में चलती बस से नीचे फेंक देते हैं और उन पर बस चढ़ाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। दोनों दोस्त ज्योति और अवनिंदर फटेहाल कपड़ों में सड़क पर तड़पते रहते हैं तो किसी व्यक्ति ने उनको देखा और तुरंत वसंत विहार पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन दोनों को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। ज्योति की हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से उसे एयर एम्बुलेंस की मदद से सिंगापुर की माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां 13 दिनों तक वो मौत से लड़ती रहती हैं और आखिर 29 दिसंबर साल 2012 को ज्योति इस दुनिया को अलविदा कह जाती हैं। अपनी मौत से पहले निर्भया उन आरोपियों के बारे में पुलिस को सारे बयान दे देती है और बाकी के जो बयान थे वो अवनिंदर प्रताप पुलिस को बता देता है। घटना के 2 दिनों के भीतर ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक जो बस ड्राइवर होता है उसका नाम था राम सिंह, एक नाम था मुकेश सिंह जो राम सिंह का भाई था। उसमें एक होता है विनय शर्मा जो उनका जिम ट्रेनर था, जिम असिस्टेंट था। एक पवन गुप्ता होता है जो ठेला चलाता होता है अक्षय ठाकुर, और उनमें एक 17 साल का नाबालिग लड़का होता है जो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का था, उसका नाम होता है किशोर। इनमें से राम सिंह जो कि बस ड्राइवर था, उसने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी और फिर एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते तारीख होती है 20 मार्च साल 2020 की सुबह 5:30 बजे अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को फांसी पर लटका दिया जाता है। देश की इस बेटी निर्भया को न्याय मिलने में लगभग 7 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, जो हमारे देश के लचीले कानून की कमजोरी को दर्शाता है। अब वो नाबालिग लड़का था किशोर, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और उसे 3 साल की अधिकतम सजा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी निर्भया हत्याकांड केस की पूरी कहानी, जिसने राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था कि औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी सरकार आए, बस वो महिलाओं के सुरक्षा का वादा करती हैं, लेकिन निभाती कोई भी सरकार नहीं है। तो बस मेरी नारी शक्ति से यही पुकार है कि अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा ले, सरकार के भरोसे ना रहे, वरना आपके साथ भी निर्भया जैसा कांड हो सकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्राइम दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।